students, welcome to Patvekar Tutorials. Today's topic is Kepler's law, which is standard 10 chapter 1 gravitation. Now planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observations of the planets positions were made with naked eyes. देखो कैसे एस्ट्रोनॉमर्स थे जो अपनी खुली आंखों से इतने ज़्यादा वो लोग ऑब्जर्वेशन करते थे कि उन्होंने प्लानिटरी मोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया था और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस मेड किए थे नेकेड आई से. उस टाइम पे कोई टेलीस्कोप नहीं था, कुछ भी नहीं था. बाय द 16th century a lot of data were available about planetary positions and motions. तब 16th century तक तो फिर ऐसे ही बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो गया था जो उन लोग ने नेकेड आई से कलेक्ट किया था. ठीक है. अब एक और एस्ट्रोनॉमर था जॉन्स केपलर, हु हैज स्टडीड दिस डेटा. He noticed that the motion of planets follows certain laws. He stated 3 laws describing planetary motion. These are known as Kepler's law. तो अब उसने क्या किया, ये सारा डेटा निकाला हुआ, सब लोगों ने डेटा तो बना लिया था. अब जॉन्स केपलर ने क्या किया, सारे डेटा को स्टडी किया और उसमें सिमिलैरिटी बताई कि क्या है. द मोशन ऑफ प्लैनेट्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लॉ अप्लाई कर, इस डेटा में कुछ रिलेशनशिप है. ठीक है, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर पाथ में चलते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कौन से क्या क्या लॉज उसने स्टेट किए और कैसे कैसे स्टेट किए. बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एलिप्स. पहले हम क्या करेंगे, एलिप्स के बारे में जानेंगे. एलिप्स के ऐसे कुछ टर्म्स एंड पॉइंट्स हैं जिसको जानने से हमको केपलर्स लॉ जानना आसान हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले केपलर्स लॉ यही बोलता है कि सन के अराउंड अर्थ घूमती है, लेकिन कैसे, सर्कुलर नहीं है, वो कैसी है, ओवल शेप है ना. ओवल शेप इज़ नथिंग बट माय एलिप्स. ठीक है, तो बहुत पुराने ज़माने में क्या करते थे, पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि सर्कुलर मोशन में चलती है, लेकिन सर्कुलर मोशन में नहीं चलती है. वो अर्थ कैसी चलती है, थोड़ी सी चपटी होके, मतलब अंडे के शेप में चलती है. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड एलिप्स. एलिप्स हैज़ 2 फोकल पॉइंट्स थे. एलिप्स मतलब ऐसा अंडाकार शेप है ना. अब इसमें क्या होता है, एक माइनर एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस है. ये वाला मेजर एक्सिस है क्योंकि जहाँ से बड़ा होता है वो मेजर एक्सिस है, और जैसे छोटा है उसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ए है हमारे पास, एक पॉइंट बी है. ठीक है, अब जब हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट से लेके F1 तक और ए पॉइंट से लेके F2 तक, ए F1 और ए F2. ठीक है, और बी F1 और बी F2. अब इसमें जो होगा ना, ए F1 प्लस ए F2, इन दोनों का जो एडिशन होगा, जो सम होगा, वो कैसे होगा, बी F1 और बी F2, ये दोनों का भी सेम होगा. जब ये दोनों की एडिशन होगी तो उतनी आएगी जितनी ये दोनों की एडिशन होगी. तो सब तरफ से ये पॉइंट क्या करेगा, सेम एडिशन करके देगा. तो कोई भी 2 पॉइंट का एडिशन क्या करेगा, कांस्टेंट आएगा, एक ही आएगा. ऐसे ये 2 पॉइंट होंगे F1 और F2. दैट इज कॉल्ड एज फोसाई ऑफ एन एलिप्स. ठीक है, तो अब केपलर्स लॉ देखते हैं. केपलर्स ने क्या बोला, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई. हमने देखा अभी फोसाई है ना, इसीलिए पहले हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया एलिप्स को, क्योंकि सबसे पहले केपलर्स यही बोलता है कि जो सन जो है वो एक फोसाई पर है और बाकी सारी ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट जो है ना वो क्या है, एलिप्स है, सर्कुलर नहीं है. जो प्लैनेट्स है वो एलिप्स में घूमती है, ना कि सर्कल में. ठीक है, दैट मीन्स अब ये मेरी प्लैनेट है जो घूम रही है, ये मेरा सन है. अब प्लैनेट घूम रही है, कैसे घूम रही है, राउंड नहीं घूम रही है, कैसी घूम रही है, ओवल शेप में घूम रही है. ठीक है, अब प्लैनेट घूमती है, पॉइंट ए पर आती है. ठीक है, उसके बाद पॉइंट बी पर आती है. ये दोनों ए और बी पॉइंट है ना, जो तुम्हारे ओवल शेप के लाइन पर है ना. ठीक है, अब इस लाइन पे जो 2 पॉइंट है, हम लोगों ने क्या देखे थे,
दो फोसाई के एडिशन करेंगे तो क्या होगी, कांस्टेंट आएगा। तो वही बोलते हैं द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इसका एक पर्टिकुलर इक्वल इंटरवल टाइम है, तो ये क्या करेगा, सेम एरिया करेगा। यहाँ पे भी सेम एरिया आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा, और यहाँ पे भी सेम एरिया आएगा। इट्स द केपलर सेकेंड लॉ विच सेज द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, ए और बी क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम होगा। मतलब ए से लेके बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, उतने टाइम ने उसने कितना एरिया कवर किया, उतना ही एरिया उसने सी और डी जो सेम टाइम इंटरवल होगा उसके लिए वो जितना एरिया कवर करेगा वो सेम होगा। यहाँ पे भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि वो एलिप्स है ना। यहाँ पे दो, अगर हम लोग ऐसा देखा जाए, दिखने में ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है और ये कम दिख रहे हैं हमको, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आया? दैट इज़ योर केपलर्स सेकेंड लॉ। व्हाट इज़ केपलर्स थर्ड लॉ? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. क्या था थर्ड लॉ, क्या था? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से जो भी मीन डिस्टेंस रहेगा उसका क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इफ टी इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सो दैट मीन्स टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट इज टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के, दैट इज कांस्टेंट। तो ये उसने केपलस ने थर्ड लॉ बताया। ठीक है, तो ये था केपलस फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ओके, और जो इक्वेशन उसने डिराइव किया वो ये था। केपलर ऑब्टेन्ड दिस लॉज ऑफ सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स obtained by regular observations. He had no explanation to why planets obey these laws. उसने लॉज तो बता दिए, लेकिन क्यों प्लैनेट्स ये क्यों ये लॉज ओबे करते हैं और क्यों ऐसे ही चलते हैं ये उसको नहीं पता था। तो अभी क्या होगा, दिस लॉज हेल्प न्यूटन। फिर ये काम किसने किया, न्यूटन ने किया। न्यूटन ने इन केपलस लॉज को एक्सप्लेनेशन दिया। न्यूटन ने क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों ये लॉज जो है वो फॉलो किए जाते हैं, और इन लॉज को के ऊपर बेस करके ही न्यूटन ने इसको डिराइव करके बताया। दैट्स ऑल फॉर केपलस फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।